आपको हम मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं और ये यूनिट आज ही शुरू हो रही है। और इसमें सबसे पहले हम आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसमें दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने होते हैं और कंस्ट्रक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर आर मेनी is used in engineering mathematical problem. Some type of mathematical differentiation and integration with application are very easily solved the complex function method. तो कैसे है उनको आगे आप इसमें सीखेंगे। और तो सीखने के पूर्व कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बताते हैं, उनको हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि नंबर 2 में सबसे पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। जैसे आप इसको समझ लीजिए, ये है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर मान लीजिए एक पॉइंट हमने P1 कंसीडर किया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक पॉइंट P2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और एक तीसरा पॉइंट ले लें हम P3 x3 एंड y3 हैविंग कोऑर्डिनेट और एक जनरल पॉइंट और ले लें Pn और xn yn इसका कोऑर्डिनेट है। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम उनके अलग अलग ये जो है x और y कोऑर्डिनेट जैसे इस पॉइंट के होते हैं x1 y1 जैसे इसका है, ये है xn y1। इन दिस वे एवरी पॉइंट हैव each and every point have their individual coordinates. First digit indicate the x length and second indicate the y length। और ये है x डैश o x और ये है y o डैश y लाइन। दिस इज द x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। तो जनरली x एक्सिस इज नोन एज रियल नंबर एक्सिस। इसी लाइन पर हम रियल नंबर को इंडिकेट करते हैं कुछ हद तक, और कैसे करते हैं उसका क्या यहाँ यूज होगा वो भी हम आगे बताने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो ये आर्गेंड प्लेन माना जाता है, एक्स वाई प्लेन माना जाता है, इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। तो इस एक्स वाई प्लेन में ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड pair is called complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। denoted and defined as z is equal to x प्लस i y। जैसे मान लीजिए पॉइंट P1 है, एक जनरल पॉइंट हम अगर P ले लें तो इस P का कोऑर्डिनेट P लेकर के हम इसका कोऑर्डिनेट अगर x y लेते हैं तो एवरी पॉइंट प्रत्येक बिंदु के लिए एक अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे प्रत्येक पॉइंट P1 P2 P3 है, इसको हम z1 z2 z3 से कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट x1 y1 के लिए या x1 प्लस i y1 को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 कंसीडर कर सकते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हैव टू पार्ट, वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी। इमेजिनरी तो ये जो i होता है इसको i स्टैंड फॉर इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इसको ग्रीक लेटर में आयोटा भी बोलते हैं। आयोटा और इमेजिन नंबर का पहला लेटर कंसीडर करके इसको आई लिखा गया है
और इसकी वैल्यू आई को √-1 कंसीडर किया गया है। और इसी से सारे ऑर्डर पेयर में जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें आई का गुणा करके इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो रियली है जो एक्स ओ एक्स लाइन है, इस रियल नंबर इतने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस लाइन पर नहीं पड़ते वो कितना इस लाइन के ऊपर नीचे होते हैं उसको ये आई जो है इंडिकेट करता है। एक तरह का ये थ्योरी है। तो इसी तरह जो है Z2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई x2 प्लस y2 एंड Zn कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई xn प्लस iyn। तो दिस टाइप ऑफ इंडिकेशन इज कॉल्ड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। In general, Z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस iy। इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट और एब्सिसा होता है, माने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो किसी भी जनरली x1 y1 x2 y2 रखते चले जाएंगे और वो एक अलग अलग और एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। रिटर्न द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन दिस फॉर्मेट। तो एक तरीका है कि इस कार्टेशियन प्लेन को इस रूप में इंडिकेट करना। एक पहला जिसमें आई है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 पार्ट, वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी। जो आई से मल्टीप्लाई होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं। और दूसरा एक है कि जैसे मान लीजिए इसके हम और भी चीज़ों को हटा दें और एक पॉइंट जनरली हम भी कंसिडर करें और इसको ओरिजिन से मिला दें और इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ अगर आर कंसिडर करें और ओ एक्स से इसके बने हुए कोण को थीटा ले लें, तो और इस पी से ओ एक्स पर लंब डालें, तो यह लंबाई यहाँ तक x होगी और ये y होगी। तो यहाँ पर x कैन बी ट्रीटेड एज आर कास थीटा ले सकते हैं और y इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं सबके ओरिजिन से सभी पॉइंट को अलग अलग जैसे है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सबके अलग अलग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको P1 ले लें तो x1 y1 और यह दूरी r1 होगी r2 होगी। इसे हर पॉइंट के लिए इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, क्योंकि खींची गई तमाम r1 r2 r3 लाइन के इन पॉइंट्स को इसका पोल मान लेते हैं, इसीलिए इसे पोलर सिस्टम बोलते हैं। The new way to represent the complex number is r cos theta and I r sin theta। इसमें r कॉमन करके ऐसे लिखने की प्रथा है, इस तरीका है r sin theta। तो इसमें r cos theta रिप्रेजेंट x पार्ट, जरा देखिए r cos and plus I r sin theta। दिस इज y, दिस इज x। इसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर नोटेशन। तो एक प्रकार कार्टेशियन प्लेन में इसको शुद्ध रूप से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये, और तीसरा है 1 2 एंड 3। तीसरा रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको देखिए। लेट z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है यहाँ से पोलर फॉर्म से। और अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम को आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है। यूलर्स थ्योरम e पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड प्लस i साइन थीटा होता है, एंड e पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i साइन थीटा होता है। तो
चूँकि यहाँ पर प्लस है तो दिस कैन बी रिटन एज r इंटू ई पावर आई थीटा। तो z इक्वल टू दिस, तो मान लीजिए जैसे सब अलग अलग पॉइंट होंगे तो सबके लिए r1 और r यहाँ से r थीटा तो हमने जनरल ले लिया। मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट आप ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये है r1 और इसका एंगल थीटा 1 ले लें, तो हम इसको लिखेंगे r1 इंटू थीटा 1, तो उनका अलग अलग हो जाएगा, तो उसके लिए z1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं तो r2, तो उसके लिए z2। तो इस तरह इनके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो जनरली हम इसको भी इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कोऑर्डिनेट या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इस 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें जो है इस तरह तीनों विधियां हैं, सब आप देख लीजिए। इसमें हमने बताया आई। अब आगे आपको इसमें कुछ चीज़ें और हमें बतानी है कि आप एक फंक्शन, आप एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वो लिमिट आपको बताना चाह रहा हूँ। और कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आज इतनी चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद फिर इतना सुनना ज़रूरी है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ईच कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 पार्ट, उनको आप ऐसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, जैसे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो ये है z1 z2 z3। जब इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो z1 कैन बी रिटन एज x1 प्लस i y1। यहाँ पर i लिखा नहीं जाता, बट दैट इज अंडरस्टूड। इसके ऑर्डर्ड पेयर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर फर्स्ट ऑर्डिनेट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी, क्योंकि यह रियल लाइन से y डिस्टेंस अप डाउन बताता है और ये x1 x2 xn जो है रियल नंबर पर उस पॉइंट की सीधी दूरी बताता है, और y पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इस रियल नंबर से ऊपर नीचे की दूरियां बताता है। तो इस तरह जो है बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर इस रियल नंबर पर जो पड़ेंगे उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है और उनका रियल पार्ट जो है एग्जिस्ट करेगा, इमेजिनरी 0 रहेगा। लेकिन जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इस रियल लाइन पे आगे ऊपर या नीचे पड़ेंगे उनमें y1 y2 ऑर्डर पेयर के रूप में, माने सेम टू सेम जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट। इसी कोऑर्डिनेट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तीसरा आगे की हेडिंग है नंबर तीसरी क्या थी इसमें 4, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो लिमिट है उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई अगर में फंक्शन लेते हैं तो आप लिखते हैं y इक्वल टू एक्स एंड इक्वल टू लेट एक्स पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 और यू कैन टेक साइन एक्स 2 साइन एक्स एंड प्लस 4 समथिंग। दिस इज x is independent variable and y is dependent variable. Now in the function of complex variable, you will take each complex number as independent variable. In the complex number, in complex function w equal to fj, each complex number
independent variable. For example, let W is equal to Fz is equal to Z power 2, where Z is equal to X plus मान लीजिए I/Y है. तो now at first I want to teach you about function of complex variable. So now Z is complex number considering this. In the different type of माने X and Y is real number, तो रियल नंबर होती जाएगी तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे. बट मान लीजिए इसको हम ये W क्या है, W इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो Fz है. जैसे y इक्वल टू Fx मानते हैं, y और Fx दोनों अलग अलग लोकेशन है लेकिन मतलब एक है. वैसे Fz फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, उसे W से हम इंडिकेट करेंगे. नाउ इन दिस यूनिट W रिप्रेजेंट स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन. आप अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि W जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे y जो है रियल फंक्शन के लिए स्टैंड करता है, वैसे W स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय Fz. जैसे वहाँ Fx है तो F इज रूल. जैसे कई बार मैंने क्लास में बताया है कि यहाँ पर F मीन्स रूल दैट इंडिकेट द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z. यहाँ पर F का मतलब यह है. तो आप मान लीजिए दिस X प्लस I/Y का पावर करिए तो यू विल गेट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड प्लस I एंड Y स्क्वायर एंड प्लस 2IXY होगा. एंड अगेन यू कैन राइट X पावर 2 एंड प्लस I स्क्वायर Y स्क्वायर एंड प्लस 2IXY. तो आप देख लीजिए जरा ध्यान से, I इक्वल टू √1 होता है, इसका स्क्वायर करिए तो I स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 होगा. तो आज से रख लीजिए जहाँ I स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो X स्क्वायर माइनस ये Y स्क्वायर एंड प्लस I इंटू 2XY. ये ध्यान से देखिए बन गया. तो जैसे रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, वैसे हम एक फंक्शन लेकर देखा कि इसमें एक पार्ट XY का है जो I इंटू 2XY है. दिस I इंटू 2XY इज आल्सो फंक्शन ऑफ XY एंड X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इज आल्सो फंक्शन ऑफ X एंड Y. तो ये जो Fz है आपका, Fz नाउ दिस Fz इज इक्वल टू दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज W. W equal to X square minus Y square and plus I into 2XY. You are seeing that this complex number has two parts. One is real function and other is this is also real function. So यह 2XY is also sometime other type of function and this is other type of function, but both are function of X and Y. तो इस फंक्शन को हम रियल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट फंक्शन बोलते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, जैसे ईच कॉम्प्लेक्स नंबर है टू पार्ट, वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी, वैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी दो पार्ट होते हैं. एक रियल पार्ट होता है जो खुद XY का फंक्शन होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो खुद XY का फंक्शन होगा. तो इमेजिनरी पार्ट फंक्शन वो होता है जिसमें I का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है टू पार्ट, और ये जो है इसको रियल पार्ट बोलते हैं. रियल फंक्शन को U से इंडिकेट करते हैं और इमेजिनरी फंक्शन को V से इंडिकेट करते हैं. तो देन नाउ यू कैन राइट दैट W इक्वल टू Fz कैन बी रिप्रेजेंटेड एज U इंटू I/V, where U is equal to X square minus Y square and V is equal to 2XY. इसमें I इन्वॉल्व नहीं करते. ये रियल इमेजिनरी पार्ट फंक्शन है, ये रियल पार्ट फंक्शन है. आज से याद कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में U को सदैव रियल पार्ट फंक्शन बोलते हैं और V को इमेजिनरी पार्ट फंक्शन. और ये दोनों अलग अलग इनके कर्व होते हैं. इनके अलग अलग कर्व जो हैं उनको फैमिली ऑफ कर्व बनाते हैं. वो आगे हम आपको बाद में ज़रूरत पड़ने पर मैपिंग में पढ़ाएंगे कि ये, लेकिन इन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होती है. रियल पार्ट फंक्शन एंड इमेजिनरी पार्ट फंक्शन में ये दोनों सदैव एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं. ये इनमें एकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा विषय ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाना नहीं है.
हम ओनली आई एम टीचिंग यू अबाउट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ऐसे बहुत से आप ले सकते हैं फंक्शन। एक ईजियर फंक्शन लेकर के हमने आपको ये केवल बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। दिस इज रियल पार्ट इंडिकेटेड बाय यू एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट इंडिकेटेड बाय वी। तो देन नाउ यू हैव टू फाइंड द लिमिट। लिमिट क्या होती है ये जरा आप देखिए। हमें मुख्य बात था केवल लिमिट पढ़ाना। तो मान लीजिए अब हम आपको इसको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बताया, इस तरह बुक में नहीं बताया गया है, इसलिए हमने बताया कि हम उसको समझ। तो आइए हम आपको लिमिट के बारे में बताते हैं। मान लीजिए हम एक्स वाई प्लेन पर एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये है एफ जेड और ये इक्वल टू डब्ल्यू है, और इस एफ जेड में यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इस पॉइंट पी के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और एक पॉइंट है यहाँ पर P1 और इसका कोऑर्डिनेट है x0 y0 मान लीजिए, और यहाँ की दूरी है x, और कोई पॉइंट ओरिजिन पर है अप्रोच करता है P पर जिसका कि कोऑर्डिनेट x y है, और यह स्लोली आगे बढ़ता है और यह केवल P1 पॉइंट तक अप्रोच करना है। मान लें कि उसके आगे फंक्शन है ही नहीं, या है भी तो हमें केवल P1 तक जाना है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इस पॉइंट x0 y0 की एक नेबरहुड में हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इसके आगे से पीछे से या आगे से, यहाँ पर मैं लेफ्ट से ले रहा हूँ, लेफ्ट से मान लीजिए इस सर्किल के रीजन R के अंदर हम स्लोली पॉइंट को x1 की वैल्यू इंक्रीज करते हुए y1 की इंक्रीज करते हुए x0 y0 या P1 की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे पॉइंट इंडिकेटर हो आगे बढ़ रहा हो, अगर यहाँ है इसके बीच की दूरी इतनी है, और आगे जाएगा तो कम होगी, और आगे जाएगा तो दूरियाँ कम होगी। किससे? किसी रैंडमली चूजन पॉइंट और फिक्स पॉइंट x0 y0 के बीच की दूरी को हम जितना चाहें कम कर सकते हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि जैसे यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इस पॉइंट के लिए एक नया z0 लेंगे जो कि होगा x0 प्लस आई वाई 0। अगर यह z0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी लिमिट कैसे कंसीडर करते हैं वो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर इसकी लिमिट पॉइंट x0 y0 पर एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए एक छोटा सा ये मतलब इसको समझाने के लिए हमने आपको ये कंसीडर किया हुआ है कि ये अगर z, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इफ z अप्रोचेज टू z0 along OP then limit z tend to z0 of fz should be equal to fz0, ये इसके बराबर होनी चाहिए। माने अगर इसकी लिमिट क्या होती है किसी फंक्शन की, किसी पॉइंट पर, किसी फंक्शन की उस पॉइंट पर जो लिमिट होती है वह फंक्शन में उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करने से प्राप्त होती है, जिसे हम w0 बोल सकते हैं। माने फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट x0 y0, लिमिट ऑफ फंक्शन एज z टेंड टू z0। इसका मतलब z दिमाग में रख लीजिए, टेंड टू z0 का मतलब कि x y टेंड टू x0 एंड y0। इट मीन्स x टेंड टू x0 एंड y टेंड टू y0। ये है माने जैसे x इधर बढ़ रहा है तो y यहाँ के लिए y छोटा, फिर y बढ़ते हुए y0 पर जाएगा। इसका यही मतलब होता है कि इसी को हम लिमिट बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू भी इसको बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब किसी गिवन पॉइंट पर होती है, एक डेफिनेट रीजन के
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है उसे लिमिट बोलते हैं। उसमें यह गुण होता है कि लिमिटिंग वैल्यू के कोऑर्डिनेट पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू प्राप्त की जा सकती हो और जो वैल्यू होती है वही उसकी लिमिट कहलाती है। तो दिस वाज अबाउट लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, और इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं। और आगे हम आपको एक नया चीज़ इसमें और ऐड करना चाहते हैं। कितना टाइम हुआ? 25 मिनट, 2 मिनट और लगाइए। एक पॉइंट और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं ताकि कल क्लियर आ जाए। अभी नाउ यू हैव लर्न हियर दैट अबाउट लिमिट ऑफ फंक्शन। तो यू शुड रिमेंबर दैट लिमिट इज नथिंग। लिमिट से लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं। लिमिट किसी फंक्शन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है अगर वो एग्जिस्ट करती हो तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो लिमिट नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ है और इसके आगे फंक्शन यहाँ आगे ना हो, और हम एक कोऑर्डिनेट ले लें एक इस पॉइंट का जो कि ये x2 और y2 हो, और हम लिमिट पूछ लें इस पर, और मेरा फंक्शन का एंड पॉइंट x0 y0 है, तो हमारी लिमिट x2 y2 नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तक मेरा फंक्शन ही नहीं है। माने उस पर्टिकुलर उस पर हमको निकालना है क्या उस फंक्शन के नेबरहुड में वो फंक्शन सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है, तभी उसकी लिमिट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो आइए हम चल रहे हैं आपको। नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्योंकि इज आल्सो वेरी इजियर पॉइंट। इसको आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझेंगे। इसका मैथमेटिकल कोई हर्ष में यूज नहीं है, केवल एक प्रॉपर्टी है। आप इसको देखिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दिस इज 5 कॉन्टिन्यूटी UIT कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल W = FZ = U + IB, where U and B is function of x and y। आइए हम इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में एक डिक्लेरेशन बताते हैं आपको, कुछ आपको ज्योमेट्रिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये XY प्लेन है और दिस इज FX और जिसको कि Y बोलते हैं, और हमारे पास एक मान लीजिए W फंक्शन है जिससे कि हमें FZ बोलेंगे, और यह पॉइंट एक इस फंक्शन के लिए मेरा इस तरह डिसाइडेड है, और यह पॉइंट P है, इसकी कोऑर्डिनेट x0 y0 है, और इसके आगे यह फंक्शन मान लीजिए इधर है और आगे भी जाता हो, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं केवल P पॉइंट के लिए जिसका कि कोऑर्डिनेट x0 है। इसका मतलब है कि इसकी लेंथ y0 है और यह लेंथ x0 है, और इसके पहले कोई पॉइंट आप भी कंसीडर कर लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट x एंड जनरल y है, जो कि वेरिएबल के रूप में यहाँ x0 y0 इज फिक्स कोऑर्डिनेट, बट x एंड y इज टेकन एज वेरिएबल। जैसे x दूरी कहीं भी ले सकते हैं उस तरह की है, तो x और y लेते हैं, और हम एक ओरिजिन से मान लीजिए पॉइंट P पर आते हैं। P से हम P1 की तरफ P0 की तरफ अप्रोच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप जाएंगे तो इसकी x कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगी, y भी बढ़ेगी, ऐसे x विल बी चेंजिंग एंड y आल्सो विल बी चेंजिंग। तो अलग अलग जैसे जैसे आप इसके एक निश्चित नेबरहुड में पॉइंट P की तरफ बढ़ेंगे, तो मान लीजिए मेरा फंक्शन WFZ है, तो जो कि U और IB के रूप में दिया गया है। तो प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारा जो फंक्शन होगा उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए हम इसको U + IB की जगह हम मान लें Z², तो Z² में इस कोऑर्डिनेट को रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम आपको जो कॉन्टिन्यूटी बताना चाह रहे हैं वो मेरा करने का आशय बस इतना है कि आप इस पॉइंट पर होंगे तो फंक्शन की एक वैल्यू होगी, जैसे कि हम मान लें FZ है, और जब हम इस बिंदु पर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू W0 = FZ0 होगी। उसके लिए U0 एंड प्लस I0 कंसीडर, V0 कंसीडर कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब हुआ कि इस P से U0 के बीच में प्रत्येक पॉइंट पर आप एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करें, जैसे Z1, Z2, Z3, Z4। इनफाइनाइट नंबर कैन बी टेकन फ्रॉम P to P0
फॉर विच कॉम्प्लेक्स फंक्शन वैल्यू, प्रत्येक पॉइंट के लिए, अगर प्रत्येक पॉइंट के लिए इनकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं तभी यह मेरा स्टेटमेंट लागू होगा। तो इफ w इज इक्वल टू दिस एंड w इक्वल टू दिस सच दैट, तो आगे हम लिखने वाले हैं लेट fz इज कॉन्टिन्यूअस सच दैट, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा कि fz माइनस fz0 mod ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर z माइनस z0 की मॉड वैल्यू इज लेस देन डेल्टा। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ z0 एंड z0, z एंड z0, z0 का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और fz इज एनी नियर पॉइंट, मान लीजिए इसको वेरी 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 नियर आप ले लें, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हैं सबके लिए, और वो स्टैंड करेगा। दोनों फंक्शन की वैल्यू का जो अंतर है उसे छोटा किया जा सके, उसकी मॉडुलस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को जितना आप छोटा कर सकें मन चाहे तरीके से, मतलब p को अप्रोच करते हुए इसके वेरी वेरी नियर ले जाएं तो दोनों का अंतर कम से कम हो, वेयर एप्सिलॉन 0 इज वेरी स्मॉल। अगर छोटा से छोटा ले सकते हो उसके लिए कि z और z की तरफ टेंड करता हो, तो z और z0 की वैल्यू एक निश्चित पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा हो, जो कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा इज वेरी 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 स्मॉल। इसका मतलब यही होता है केवल देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब शब्दों में होता है कि इनके बीच में प्रत्येक बिंदु के लिए फंक्शन की वैल्यू मिलती हो, क्योंकि अगर कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए नहीं मिलेगी, अगर मिलती है इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का सीधा शब्दों में अर्थ यही होता है कि अपने नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर वो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट तभी करेगी जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं पर उसका ब्रेक नहीं होगा, लगातार फंक्शन होगा कॉन्टिन्यू। और मान लीजिए कहीं ब्रेक है तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट नहीं सर्वाइव करेगी, इसलिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। इनका कहने का अर्थ यही है, इतना बस। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई विल टीच यू अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसको यहीं खत्म करते हैं, और बुक है कि नहीं है, बहुत मुश्किल बात है तो ये भी है, किताबें हैं कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस पे के बारे में हम आपको इसका नोट्स भी सर्च करना पसंद करेंगे, कि जिनके पास नहीं है वो जितना हम पढ़ाते चलेंगे उसका नोट्स भी आपको हम देना पसंद करेंगे।